Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन, वेक्टर के लेक्चर नंबर 07 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 06 में हमने बातें की थी कि कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है इन अ प्लेन। ठीक है, उसी में थोड़ा सा एक चीज़ छूटा हुआ है, पोजीशन वेक्टर इन अ स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर कोई पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखते हैं आज हम सीखेंगे। आइए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है कोई स्पेस में एक पॉइंट पी है, तो इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब की बार प्लेन की बात हम नहीं कर रहे हैं, अब की बार हम बात कर रहे हैं किसी भी पॉइंट की जो कि स्पेस में हो, 3 डायमेंशन में हो। तो अगर हम बात करते हैं किसी पॉइंट पी की तो इसका कोऑर्डिनेट कितना बना, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बना। तो ध्यान से अगर आप देखें तो एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द पॉइंट। दिस इज बेसिकली आर वेक्टर, और इसी आर वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लिखेंगे आर वेक्टर। और जिस तरीके से वहां पे लिखते थे कि अगर x का कंपोनेंट दिया हुआ है तो i कैप का मल्टीप्लाई कर दे, y कंपोनेंट दिया हुआ तो j का मल्टीप्लाई कर दे, और z अगर कंपोनेंट एक एक्स्ट्रा दे दिया है तो सीधा सीधा k का मल्टीप्लाई कर दे। k क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बस यही करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है ना। वहाँ क्या लिखते थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अगर कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। यहाँ क्या लिखना है, अगर तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई आई कैप और वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पे x क्या है, x इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड z इज द z कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो आप क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड वहां कैसे लिखते थे, रूट में i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आज यहां पर मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, यहां पर जो मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर। ये हमारा मैग्नीट्यूड बनेगा इस आर वेक्टर का। तो इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बन गया। तो हमने क्या क्या निकाला, हमने निकाला एक आर वेक्टर, और क्या निकाला हमने, मॉड ऑफ आर। अब अगर डायरेक्शन की बात करें इस आर वेक्टर की, तो इस आर वेक्टर का डायरेक्शन हम एक्स एक्सिस से भी ले सकते हैं, वाई एक्सिस से भी ले सकते हैं और जेड एक्सिस से भी ले सकते हैं। जैसे वहां पर प्लेन में हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस से भी डायरेक्शन ले सकते थे और वाई एक्सिस से, और वहां पे हम टैन से दिखाते थे, टैन अल्फा से, टैन बीटा से। लेकिन आज हम क्या करेंगे कि सपोज डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर या एंगल मेक्स बाय द आर वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस इज अल्फा, और एंगल मेक्स बाय द आर वेक्टर फ्रॉम वाई एक्सिस इज बीटा, और तीसरा एंगल मेक्स बाय द आर वेक्टर फ्रॉम पॉजिटिव जेड एक्सिस इज गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है, एंगल है किसका, आर वेक्टर का फ्रॉम पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो यहां पे हम जनरली कॉस अल्फा से दिखाते हैं, और उसी कॉस अल्फा को बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोला, डायरेक्शन कोसाइन। आइए देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर।
आर वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस का क्या मतलब है? आर वेक्टर एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, उसी एंगल का आप कॉस ले लेंगे। दैट कॉस एंगल इज बेसिकली नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट वेक्टर। एकदम सिंपल है, कोसाइन नाम ही बता रहा है कोसाइन। डायरेक्शन मतलब एंगल और कोसाइन मतलब एंगल का कॉस लेंगे। तो जब एंगल का कॉस ले लेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो ध्यान से अगर आप देखें तो यहां पे डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे तो यहां लिखते हैं कॉस अल्फा और फिर लिखते हैं कॉस बीटा, फिर लिखते हैं कॉस गामा। कॉस अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, इसकी वैल्यू होती है एक्स अपॉन में आर। आर मतलब ये इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है y अपॉन में r और इसकी वैल्यू होती है z अपॉन में r। x अपॉन में r, y अपॉन में r एंड z अपॉन में r इज बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ r वेक्टर। ठीक है, इसी को बहुत लोग l बोल देते हैं। बहुत लोग क्या बोल देते हैं? इसी को बहुत लोग l बोल देते हैं, इसको बोलते हैं m और इसको बोलते हैं n। इसी को डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में बोल देता है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन ये है, उसका डायरेक्शन कोसाइन ये है। अगर मैं थोड़ा बहुत समझाने की अगर कोशिश करूं तो देखते हैं, ये देखते हैं। अगर मैं क्या करता हूं, इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस में मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस कहलाएगा, ये डिस्टेंस आपका एक्स कहलाएगा। ये पूरा का पूरा डिस्टेंस क्या कहलाएगा? एक्स कहलाएगा। तो बहुत अच्छे से देखें, इस ट्राइंगल में अगर आप कॉस लगा देंगे तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स बाई आर। कितना आ जाएगा? एक्स बाई आर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आर है। इसी तरीके से इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू वाई एक्सिस, तो इस तरीके से जाएगा, ड्रॉप करेगा तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ये डिस्टेंस आपका y कहलाएगा। तो कॉस बीटा लगाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज y बाय आर। सिमिलरली अगर P पॉइंट से Z एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां पे फील नहीं आता है क्योंकि 3D है ना। असलियत में आप अपने घर में, जिस घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, वहां पे एक कोना पकड़ लीजिए। उस कोने को पकड़कर आप ये इमेजिन करिए, एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस वर्टिकल में है और जेड एक्सिस आपकी तरफ है। और एक पॉइंट, उस कमरे के अंदर एक पॉइंट इमेजिन करिए, तो वहां से परपेंडिकुलर डालना है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। एक्स एक्सिस डालेंगे तो आराम से समझ जाएंगे हाँ एक्स वाई आर ही होगा। वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहां से आराम से ये भी समझ में आ जा रहा है कि हाँ वाई बाय आर होगा। लेकिन जेड एक्सिस पे डालना होगा और जब डालेंगे तो इसकी वैल्यू भी जेड बाई आर हो जाएगी। इसी को मैं क्या बोलता हूं? एल बोलता हूं, एम बोलता हूं और एन बोलता हूं। यही आपका एल है, एम है और एन है। क्लियर है? अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर कॉस अल्फा। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर कॉस बीटा। और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r cos गामा। तो इसकी वैल्यू अगर उठा के मैं इसमें डाल देता हूं तो इसके अंदर डालने पे हमें क्या मिलता है? इसके अंदर डालने पे हमें मिलता है कि r वेक्टर इज इक्वल टू x की वैल्यू r cos अल्फा आई कैप प्लस r cos बीटा j कैप प्लस r ये r है आपका r cos गामा के कैप। थोड़ा गामा और आर को थोड़ा अलग रखिएगा। तो r cos अल्फा आई कैप, r cos बीटा j कैप, r cos गामा के कैप। अगर मैं r को कॉमन ले लेता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? r वेक्टर इज इक्वल टू r और ये ब्रैकेट में आ जाएगा आपका cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा के कैप। मतलब आर वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर है? तो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। बस को टर्मिनोलॉजी के फॉर्म में आपको याद रखना है कि डायरेक्शन कोसाइंस हमारा क्या होगा। कॉस अल्फा इज इक्वल टू इतना, कॉस बीटा इज इक्वल टू इतना, कॉस गामा इज इक्वल टू इतना। अब ये बात तो होगी। अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर क्या होगा इन स्पेस। यूनिट वेक्टर क्या हो? यूनिट वेक्टर भी निकाल लेते हैं। अब अगर हम यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो यूनिट वेक्टर का जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है? यूनिट वेक्टर का जनरल फॉर्मूला हमारा है यूनिट वेक्टर का जनरल फॉर्मूला
यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर के अगर हम यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, एन कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर, मतलब सिंपल आर लिख देते हैं। मॉड ऑफ आर की वैल्यू कितनी है, आर कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप, अपॉन में कितना हो जाएगा आर, आर से आर चला गया। तो ध्यान से देखिए यूनिट वेक्टर आपका क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप। दिस इज योर यूनिट वेक्टर, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। प्लेन वाला अलग आता है यूनिट वेक्टर और हमारा स्पेस वाला अलग यूनिट वेक्टर आता है। तो थोड़ा बहुत उसी को डिफरेंशिएट करके रखिएगा अपने दिमाग में, अलग अलग करके रखिएगा, दोनों की बातें अलग होती है। मैं फिर से आपको बता देता हूं प्लेन वाला। प्लेन वाले की अगर हम बात करें तो प्लेन वाले यूनिट वेक्टर में क्या होता था, प्लेन वाले यूनिट वेक्टर में एन कैप इज इक्वल टू क्या होता था, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये होता था। और थीटा कहां से होता था, थीटा इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा हमेशा कहां से लेते थे, एक्स एक्सिस से लेते थे। पॉजिटिव ना लिखे, खाली एक्स एक्सिस लिखें। थीटा हमेशा कहां लेते थे, कहां से लेते थे, एक्स एक्सिस से लेते थे। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये था। लेकिन इस वाले केस में अब क्या है, इस वाले केस में तीनों में कॉस है, तीनों में कॉस है। इसमें कॉस था, इसमें साइन था, लेकिन इसमें क्या है, तीनों में कॉस है। और अगर तीनों में कॉस है तो क्या होगा, यहां पर यहां भी कॉस, यहां भी कॉस, यहां भी कॉस, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा इज फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहां पे थीटा जो था, थीटा इज फ्रॉम ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाता है। ये यूनिट वेक्टर हो गया, हमने यूनिट वेक्टर भी निकाल लिया। अब हम कुछ और बातें करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कि डायरेक्शन की, अगर सिंपली डायरेक्शन बोला है तो डायरेक्शन हमने बताया कि डायरेक्शन हमेशा tan से ही निकाला जाता है। कभी कभी cos से निकाल देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एंगल ही बताना है। लेकिन अगर कुछ ना बोला जाए, खाली डायरेक्शन बोला जाए कि फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, और वो स्पेस में है, तो हमेशा उसका हम tan ही निकालेंगे। एंगल हम tan से ही निकालते हैं। नहीं तो अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें cos दे रखा है, तो इस तरीके से निकाल के आप बता सकते हैं। खैर आइए देखते हैं डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है। डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, पहला नंबर फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, जिससे डायरेक्शन निकाला जाए उसको नीचे रख दो, बाकी बचा हुआ ऊपर रख दो। तो यहां पर क्या लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नीचे x रहेगा, तो नीचे मैंने क्या कर दिया x, और ऊपर y और z रहेगा, लेकिन सिंपली y और z नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। असलियत में क्या होता है, नीचे होता है रूट में एक्स स्क्वायर, ऊपर होता है रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे वहां जब निकालते थे तो वहां क्या था, फ्रॉम एक्स एक्सिस जब निकालते थे तो वाई बाय एक्स होता था। असलियत में वो वाई बाय एक्स नहीं था, वो रूट में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ऐसा होता था। तो यहाँ पे अब की बार क्या है, अब की बार एक्स एक्सिस है, तो नीचे क्या रहा, रूट में एक्स स्क्वायर, तो मैंने एक्स सीधा सीधा लिख दिया, लेकिन जो बचा ऊपर वो क्या बचा, रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरीके से याद रखेंगे, जो है बचा हुआ नीचे, सॉरी जिससे जिस एक्सिस से एंगल पूछे वो नीचे, और जो बचा हुआ है ऊपर, रूट में दो बचे हुए हैं तो रूट में करके वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे मैं बताता हूं, tan बीटा अगर बोले, ये सब कैलकुलेटेड, मैं आपको खाली डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता रहा हूं। बीटा बीटा कहां से लिया जाएगा, वाई एक्सिस से, पहले लिख देता हूं, फ्रॉम वाई एक्सिस। दूसरा नंबर फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से अगर पूछ रहा है तो tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan बीटा इज इक्वल टू वाई नीचे रहेगा और बचा हुआ ऊपर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज द tan बीटा।
इसी तरीके से तीसरा नंबर फ्रॉम z एक्सिस से पूछे तो क्या निकालेंगे, tan गामा, क्या निकालेंगे, tan गामा, और tan गामा बराबर z एक्सिस से पूछ रहा है तो z नीचे रहेगा तो बाकी बचा हुआ ऊपर रहेगा, तो z को नीचे कर देते हैं और बाकी बचा हुआ ऊपर, x बचा x स्क्वायर और y बचा y स्क्वायर। इस तरीके से tan में एंगल निकाला जाता है, cos में एंगल निकाला जाए तो x बाई आर, y बाई आर और z बाई आर कर दिए, दैट सिंपल। ठीक है, कुछ बातें और करते हैं इसमें। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या सीखा, cos अल्फा की वैल्यू x बाई आर, cos बीटा की वैल्यू y बाई आर, cos गामा की वैल्यू z बाई आर। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा तीनों में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन में लिख रहा हूं। कभी कभी पूछता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर अल्फा, ऐसे क्वेश्चन बना के पूछते हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू पूछता है। अब इसकी वैल्यू पूछता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो पढ़ाया गया है वो कर दीजिए। क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा क्या है, पोजीशन वेक्टर का एंगल है, पोजीशन वेक्टर का एंगल है फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसी की जगह मैं वैल्यू रखूंगा। cos अल्फा की वैल्यू x बाई आर होता है तो मैं क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको क्या लिखूंगा, वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको क्या लिखूंगा, जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ऊपर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी तो आर स्क्वायर लिखा हुआ है क्योंकि आर बराबर रूट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर से कट गया, ये बचा 1, मतलब इसकी पूरी की पूरी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखना है। किसी जमाने में ये डायरेक्ट रिलेशन पूछ दिया था, इसकी वैल्यू ही पूछ दिया गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, अब तो पुराना चीज हो चुका है ना, लेकिन ये चीजें आप ध्यान रखें। एक रिलेशन और आ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहीं पर रखिए। कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा एंड दिस इज इक्वल टू 1। ध्यान से अगर आप देखें 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 3, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस, एंड दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। 3 माइनस 1 कितना हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये आ गया इसका आंसर। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, दोनों पूछे जा चुके हैं, ये याद होना चाहिए, कहीं कहीं यूज होता है ये आइडेंटिटी है कि अगर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू पूछे तो 1 होगा, और अगर आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू पूछे तो वो 2 होगा। ठीक है, आइए इस पर कुछ सवाल देखते हैं, उसके बाद फिर हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है कि अ बर्ड इज फ्लाइंग इन स्पेस एट 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट एंड एट 45 डिग्री फ्रॉम वेस्ट विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है फाइंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बर्ड। बर्ड की वेलोसिटी वेक्टर क्या होगी। तो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ईस्ट के डायरेक्शन से 60 डिग्री पर बर्ड फ्लाई कर रहा है और 45 डिग्री पर वेस्ट से फ्लाई कर रहा है, लेकिन एक एंगल नहीं दे रखा। क्या, जैसे अगर हम माने कि यह हमारा कौन सा एक्सिस है,
ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट। और अंदर की तरफ क्या होता है? अंदर की तरफ होता है हमारा नॉर्थ और बाहर की तरफ होता है साउथ। जैसे मैं अगर बनाऊं एक्स वाई जेड एक्सिस बनाऊं, अगर मैं एक्स वाई जेड एक्सिस बना के समझाऊं तो ये आपका क्या हो गया? एक्स एक्सिस, ये आपका क्या हो गया? जेड एक्सिस, और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। मान लेते हैं ऐसा, है ना। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है? ईस्ट वेस्ट लाइन, और वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या होता है? नॉर्थ साउथ लाइन। तो जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा? ये हमारा वर्टिकल है। मैंने बताया भी था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक प्लेन में होते हैं। तो एक्स वाई प्लेन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, एक्स वाई प्लेन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। तो जेड एक्सिस क्या डिनोट कर रहा होगा? वर्टिकल डायरेक्शन डिनोट कर रहा होगा। कहने का मतलब ये आपका क्या है? ईस्ट है, ये आपका क्या है? वेस्ट है, सॉरी ईस्ट वेस्ट, ये आपका नॉर्थ है। तो बताना ये है कि ईस्ट से डायरेक्शन तो आपको दे रखा है 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, और 45 डिग्री फ्रॉम वेस्ट लिखा हुआ है। वेस्ट नहीं है ये नॉर्थ होगा। ये आपका क्या होगा? फ्रॉम नॉर्थ। तो बताना है, क्या बताना है? वेलोसिटी वेक्टर, मतलब वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी लिखना है। तो ध्यान से देखिए, आपको अल्फा दे रखा है, ईस्ट के डायरेक्शन से अल्फा दे रखा है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन से बीटा दे रखा है। गामा आपको निकालना है। सबसे पहले गामा निकालते हैं, उसके बाद तो यूनिट वेक्टर यूं ही आ जाएगा, बस मल्टीप्लाई करना है, उसमें वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम गामा कैसे निकालेंगे, उसी आइडेंटिटी का मैं यूज करूंगा जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताया सॉल्यूशन वाले पार्ट में, कि वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अल्फा कितना है? 60 डिग्री। तो क्या रखेंगे? कॉस स्क्वायर अल्फा 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर बीटा 45 डिग्री, और ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर गामा 1। ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है? कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया आपका 1/4, प्लस कॉस 45 के लिए 1/√2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/2, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ध्यान से अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/4। तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4। कॉस गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉस गामा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2। कौन सा वैल्यू लेंगे? प्लस वाला या माइनस वाला? मैं बोलूंगा प्लस वाला। पॉजिटिव वैल्यू इज रिक्वायर्ड। क्यों पॉजिटिव वाला? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि दो वैल्यू आ रही है। हो सकता है कि बर्ड यहां जमीन से, ग्राउंड से स्पेस की तरफ जा रही हो। अगर ग्राउंड से स्पेस की तरफ जाती है तो एंगल पॉजिटिव आता है, और अगर स्पेस से ग्राउंड की तरफ आती है बर्ड तो एंगल निगेटिव आ जाता है। इसको सोचिएगा आप, ठीक है? एक बार सोचिएगा, दिमाग बनाइएगा, एक्स वाई जेड एक्स सोचिएगा। ग्राउंड, अगर कोई बर्ड हमारा ओरिजिन की तरफ आ रही होगी, ग्राउंड की तरफ आ रही होगी, तो निगेटिव वैल्यू बनेगा, है ना। खैर, हम ये सब एंगल कहां से लेते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस लेते हैं, और पॉजिटिव जेड एक्सिस लेते हैं। तो गामा की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि बर्ड फ्लाई कर रहा है इन स्पेस, मतलब ग्राउंड से स्पेस की तरफ फ्लाई कर रहा है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो कॉस गामा की वैल्यू हम यहाँ क्या लेने वाले हैं? कॉस गामा की वैल्यू हम लेने वाले हैं कॉस गामा इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 कब आता है? जब गामा की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री। तो गामा आपके पास क्या आ गया? 60 डिग्री। मतलब अल्फा भी 60 डिग्री, बीटा 45 डिग्री, और गामा 60 डिग्री आ चुका है। बस यूनिट वेक्टर लिखते हैं, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बर्ड, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बर्ड।
यूनिट वेक्टर in the direction of motion of bird n cap is equal to cos alpha I cap cos beta j cap cos gamma k cap। cos अल्फा की वैल्यू कितनी है, cos 60 1/2 I कैप, cos बीटा की वैल्यू cos 45 1/√2 j कैप, cos गामा की वैल्यू सीधा सीधा 1/2 है, तो कितना हो जाएगा 1/2 k कैप। दिस इज योर यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या करना है, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो स्पीड ही होता है, क्योंकि स्पीड लिख रखा है ना, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास कितना आ गया, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना, 10 आ जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ आई कैप, या इसको मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 आई कैप आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5√2 आई जे कैप आ जाएगा, प्लस 5 के कैप आ जाएगा, और ये इतना किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर बनेगा। ये वेलोसिटी वेक्टर है किसका, बर्ड का, जो फ्लाई कर रहा है स्पेस में। मतलब इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 एंगल आपको दिया रहेगा, तीसरा निकालना पड़ेगा। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, कहने का मतलब मेरा ये, इसलिए क्वेश्चन कराने का मतलब मेरा था, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं, रिलेटिव वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कभी कभी इसका भी सवाल आ जाता है, इसको निकालना पड़ जाता है। सबसे पहले समझते हैं रिलेटिव वेक्टर है क्या। अभी हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा कि अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स अ पॉइंट इज बेसिकली नोन एज पोजीशन वेक्टर। ये आपका पोजीशन वेक्टर था उस पॉइंट का। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास ये एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी ले लेते हैं, चलो, और मैं आपको कहूं एक पॉइंट आपके पास ये है ए, और एक पॉइंट आपके पास ये है बी, तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या करेंगे, आप ऐसे मिला देंगे और लिखेंगे आर ए या R1 वेक्टर। मैं बोलूंगा व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो क्या लिखेंगे R2 वेक्टर। तो अब मैं अगर बोलूं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए से वेक्टर डालेंगे बी की तरफ, लॉजिकल है ना। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ओरिजिन से डालेंगे, सिंपल। बी का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ही डालेंगे। लेकिन मैं अगर कहूं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में, तो कहां से आप वेक्टर डालेंगे, तब आपको वेक्टर डालना पड़ेगा ए से बी की तरफ। तो ध्यान से अगर आप देखें तो आपने क्या निकाला, बी का पोजीशन निकाला विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट मीन्स बी का पोजीशन निकाला रिलेटिव टू ए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर या फिर रिलेटिव वेक्टर। और इसी रिलेटिव वेक्टर को लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं कि अगर कोई पॉइंट ए, अगर कोई पार्टिकल ए से बी अगर मूव कर रहा होगा तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही लाइन होगा। और वेक्टर का फॉर्म में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर फॉर्म में डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लोग कह देते हैं। क्लियर है। अच्छा, निकालते हैं ये पोजीशन वेक्टर कितना आएगा। मान लेते हैं ये आपका क्या है, आर वेक्टर है, तो इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से अगर आप देखें तो इस वेक्टर का हेड इस वाले वेक्टर के टेल से कोइंसाइड है, तो इसका मतलब ये अ सिंगल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। मतलब ये R2 वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट लग रहा है, क्योंकि R1 वेक्टर का हेड R वेक्टर के टेल से कोइंसाइड है, और इसको ध्यान से देखें तो R2 वेक्टर पहले वाले वेक्टर के टेल से, और लास्ट R वेक्टर मतलब लास्ट वाले वेक्टर के हेड पे कोइंसाइड है, तो इसका मतलब R2 वेक्टर R1 और R का रिजल्टेंट है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कि R2 वेक्टर इज द रिजल्टेंट, सो
वी कैन राइट R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर। तो R वेक्टर उस दिन क्या लिखा जाएगा, R वेक्टर को मैं लिख सकता हूं R2 वेक्टर माइनस में R वेक्टर। समझ रहे बात को? आप इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, जैसे इस हेड को फाइनल पॉइंट बोला जाता है ना, तो मुझे R वेक्टर निकालना है। तो R वेक्टर का हेड, R वेक्टर का फाइनल पॉइंट यहां, R वेक्टर का इनिशियल पॉइंट यहां, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। फाइनल पॉइंट R वेक्टर का फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस में इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, R फाइनल माइनस R इनिशियल। तो ध्यान से अगर आप देखें R वेक्टर इज इक्वल टू R फाइनल, R फाइनल पॉइंट हमारा ये है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R2 और इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R1, तो R2 माइनस R1 वेक्टर भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दे जब भी रिलेटिव वेक्टर पूछे। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। यहाँ पर आपको दे देगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको दे देगा कि x1, y1, z1 और यहाँ पर x2, y2, z2 इस तरीके से दे दिया। अगर इस तरीके से दे दिया तो R1 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर को लिख सकते हैं x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और R2 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, R2 वेक्टर इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अगर मैं R वेक्टर आपसे पूछूं तो व्हाट इज योर R वेक्टर, घटा देंगे x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा x i कैप, मतलब x का डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा z k कैप। दिस इज योर R वेक्टर। समझ के बाद एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, कहता है कि अ पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, ऐसे बोल रहा है कि अ पार्टिकल डिस्प्लेस्ड, अ पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, टू बी, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -2 मीटर, 4 मीटर, 0 मीटर। कह रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपसे पूछा है, क्या करेंगे, बस बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सवाल लगाने की ज़रूरत है। सवाल कैसे लगेगा, जब दिमाग होगा। ये क्या हो गया आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं ए पॉइंट बनाता हूँ। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 2, 3। यहाँ बी पॉइंट बनाता हूँ, बी पॉइंट -2, 4, 0। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करता हूं, पार्टिकल ए से बी गया है तो डायरेक्शन किधर होगा डिस्प्लेसमेंट का, ए से बी की तरफ। यही आपका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, एस वेक्टर लिख देता हूं मैं। इसी एस वेक्टर को लिखना है, तो एस वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, एक्स का फाइनल कोऑर्डिनेट ये है, इनिशियल कोऑर्डिनेट ये है, तो क्या करेंगे -2 -1 आई कैप, यही क्या था ना, डेल्टा एक्स फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट प्लस y2 माइनस y1, तो 4 -2 j कैप प्लस z2 माइनस z1 0 -3 k कैप। ध्यान से अगर आप देखें तो s वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस में 3i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में 3k कैप। दिस इज योर
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और एक बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया तो आप इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं, और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन बता सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बता सकते हैं, एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, वाई एक्सिस से कितना है, जेड एक्सिस से कितना है, कितना मैग्नीट्यूड है, यूनिट वेक्टर क्या है, सब बता सकते हैं। एक बार अगर आ गया तो चाहिए तो आप लिख कर देखिएगा, एक बार यूनिट वेक्टर लिखिएगा और डायरेक्शन कोसाइंस लिखिएगा और टैन में एंगल निकालिएगा, कोशिश करिएगा, और कॉस में भी एंगल निकालिएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की तरफ। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? बेसिकली रिजोल्यूशन का नाम आपने कई बार सुना होगा। रिजोल्यूशन का मतलब होता है रिजॉल्व कर देना। ये रिजॉल्व वर्ड से बना हुआ है, मतलब किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर देना है, तोड़ देना है। कहने का मेरा मतलब ये, किसी वेक्टर को क्या कर देना है? तोड़ देना है। अब अगर आप देखें ध्यान से, जैसे कि मैं पीछे आपको फिर से लेके चलता हूं कि मैंने क्या बताया था, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, तो इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर आता था और वो रिजल्टेंट वेक्टर इनके बीच से जाता था। ये आर वेक्टर। तो इस आर वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है भाई? अच्छा, तो बहुत अच्छे से सोचें। तो आर वेक्टर इज व्हाट? इट इज द एडिशन ऑफ, और वी कैन से दूसरे वर्ड में, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए वेक्टर और बी वेक्टर का कॉम्बिनेशन आर वेक्टर है, तो इसको हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर से मिलकर बना हुआ है। तो सोच के अगर तुम देखो कि अगर मैं इस दिन किसी दिन ये बोलता हूं कि आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर से मिलकर बना हुआ है, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज व्हाट? इट इज द कंपोनेंट, इट इज द पार्ट ऑफ द आर वेक्टर। ये आर वेक्टर का क्या है? पार्ट है कि जब ये दो वेक्टर किसी एंगल थीटा पे इस पर एक्ट करते हैं, तो थीटा एंगल पर अगर एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर आर होता है। मतलब इस आर वेक्टर का हमारे पास दो पार्ट है, एक पार्ट है ए वेक्टर, एक पार्ट है बी वेक्टर, जो कि थीटा एंगल पे लगते हैं। तो दिस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज द कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। तो इसका मतलब ये, मैंने आर वेक्टर को दो पार्ट में बोला, मतलब रिजॉल्व करके बोला, मतलब कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ आर वेक्टर। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते, मतलब तो यही है, लेकिन ऐसे हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोग कौन सा रिजोल्यूशन समझते हैं, कौन सा रिजोल्यूशन पढ़ते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला रिजोल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं। अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है? मतलब वो कंपोनेंट जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो, दैट इज बेसिकली नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्यों उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों बोला गया सर? क्योंकि रेक्टेंगल में 90 डिग्री बनता है, वहीं से चुराया गया है वर्ड। रेक्टेंगल में 90 डिग्री बनता है दो साइड्स के बीच में, तो इसीलिए कहा गया किसी वेक्टर को अगर दो पार्ट में अगर हम ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, देन दैट टू पार्ट्स, इफ दैट टू पार्ट्स एट 90 डिग्री टू ईच अदर, देन these component is basically known as rectangular component। जैसे आइए देखते हैं, जैसे आपने पहले पढ़ा है अभी, उसी चीज को आपने पहले पढ़ा है अभी, पोजीशन वेक्टर के नाम से मैंने बताया था आपको। अब मैंने आपको ये भी सिखाया था कि मैं कहता हूं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये इस तरीके से वाई एक्सिस। एक पॉइंट पी यहां था जिसका कोऑर्डिनेट कितना था? पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कॉमा वाई। तो इसी को हमने क्या बोला था? रिजल्टेंट वेक्टर। अब बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, तो ये पार्ट क्या है? एक्स, और ये पार्ट क्या है हमारा? वाई। इसे मैंने ओ बोला था, इसे मैंने एम बोला था, और इसे मैंने एन बोला था। ध्यान से अगर आप देखें तो आर वेक्टर इज व्हाट? आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ओ एम एंड ओ एन वेक्टर। ये ओ एम और ओ एन वेक्टर का रिजल्टेंट ही तो था आर वेक्टर। अगर मैं इसे उल्टा बोलूं तो, कि आर वेक्टर का दो पार्ट है, एक अलोंग द एक्स एक्सिस एंड
वन इज द अलोंग वाई एक्सिस, ये भी सही है। अगर ये आर वेक्टर दो वेक्टर से मिलकर बना हुआ है जो कि एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, तो इसको उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि आर वेक्टर का दो पार्ट है, एक है ओएम वेक्टर, एक है ओएन वेक्टर, एंड दिस ओएम वेक्टर एंड दिस ओएन वेक्टर आर 90 डिग्री टू ईच अदर। तो अगर ये 90 डिग्री पर है तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि ये आर वेक्टर का दो कंपोनेंट है। आर वेक्टर का दो कंपोनेंट है, कहने का मतलब ये आर वेक्टर दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक हमारा ओएम वेक्टर है, एक हमारा ओएन वेक्टर है, दोनों 90 डिग्री पर हैं। तो इस ओएम की वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो ध्यान से अगर आप देखें, अगर मैं कहता हूं ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो आप एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, कॉस थीटा लगा दीजिए इसमें, है ना। एक्स कंपोनेंट कैसा बोलते हैं इसको, एक्स कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना कहलाएगा, एक्स कंपोनेंट कहलाए इक्वल टू कितना, एक्स कंपोनेंट कहलाएगा सीधा सीधा कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है, ये एक्स है और ये कितना है, आर है। तो एक्स कंपोनेंट कितना, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, मतलब आर का जो पार्ट है एक्स एक्सिस के अलोंग वो कितना पार्ट है, आर कॉस थीटा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें वाई कंपोनेंट की, वाई कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा लगाओगे, ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वाई अपॉन में आर। तो वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, आर साइन थीटा। तो हमारे पास दो कंपोनेंट आ गया, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ गया जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं आर कॉस थीटा, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, आर साइन थीटा। y बराबर आर साइन थीटा, x बराबर आर कॉस थीटा। तो इसको हम डायरेक्ट याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बड़ा काम आता है। वेक्टर को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों तोड़ना इंपॉर्टेंट है बता दूंगा, वाई वी रिजॉल्व अ वेक्टर अभी बताता हूं। लेकिन पहले समझिए कि अगर किसी वेक्टर को एंगल की तरफ रिजॉल्व करते हैं तो जिस वेक्टर को एंगल की तरफ, मतलब जो एंगल हम जहां से एंगल लेते हैं, जिस लाइन से हम एंगल लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेस लाइन। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बेस लाइन। कोई भी वेक्टर जिस लाइन से एंगल बनाता है उस लाइन को हम क्या बोल देते हैं, बेस लाइन। तो ये आपका क्या है, बेस लाइन। तो अगर बेस पर किसी वेक्टर को तोड़ेंगे तो हमेशा कॉस थीटा आता है। रिलेट कर लीजिए, कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आता है, तो कॉस ही होगा, ऐसे याद रखिएगा। किसी भी वेक्टर को अगर बेस लाइन पे तोड़ते हैं तो हमेशा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सोच के देखो कि कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कब हो रहा है, जब हम किसी भी वेक्टर को एंगल की तरफ तोड़ रहे हैं, क्योंकि एंगल की तरफ तोड़ेंगे तो बेस की तरफ ही जाएगा वो, क्योंकि हमेशा वेक्टर बेस से ही एंगल बनाएगा, है ना। कोई भी वेक्टर जिस लाइन से एंगल बनाता है उस लाइन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो अगर किसी भी वेक्टर को एंगल की तरफ तोड़ोगे, मतलब बेस पर तोड़ोगे, तो हमेशा कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर एक में कॉस का मल्टीप्लाई हुआ तो दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या लिखेंगे, बोथ कंपोनेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे से दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा आइए देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं कंपोनेंट का। जैसे मैंने कहा एक बॉडी पर फोर्स लग रहा है
या सिंपल पहला एग्जांपल ही ले लेते हैं कि फोर्स इस डायरेक्शन में है, फोर्स लगा F और ये एंगल जो बना रहा है ये वर्टिकल से बना रहा है थीटा। तो इसका मतलब बेस क्या हो गया, बेस लाइन हमारा ये हो गया। तो बेस की तरफ तोड़ो, फोर्स को बेस की तरफ तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस की तरफ तोड़ेंगे तो ये कंपोनेंट मिलेगा और ये हमेशा कितना, कॉस थीटा, है ना। बेस की तरफ, एंगल की तरफ तोड़ा एफ कॉस थीटा, एंगल के अपोजिट, एंगल के अपोजिट अगर तोड़ेंगे तो साइन थीटा, और दोनों कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ये क्या हो गया, एफ साइन थीटा, ये एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें, आपका जो वेक्टर था दोनों कंपोनेंट के बीच में, हमेशा दोनों कंपोनेंट के बीच में होना चाहिए। मेक श्योर कि आपका जो वेक्टर है जिसको आप तोड़ रहे हैं, ऑलवेज इन बिटवीन द टू कंपोनेंट्स। इन बिटवीन बोला, बाइसेक्टर नहीं बोला। इन बिटवीन मतलब कोई भी एंगल है, थीटा एंगल है ना, एकदम आधा आधा एंगल 45 डिग्री नहीं होगा, इन बिटवीन। तो ये वाला वेक्टर मैंने क्या किया, एंगल की तरफ तोड़ा कॉस थीटा, एंगल के अपोजिट तोड़ा, इधर एंगल था तो एंगल की तरफ कॉस थीटा, एंगल के अपोजिट तोड़ा तो एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, लिखा हूं मैं, बोथ कंपोनेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि दूसरा नंबर, फोर्स इस तरीके से लग रहा है 10 न्यूटन, और एंगल जो लिया जा रहा है वो एंगल इस यहां से लिया जा रहा है 30 डिग्री। तो इस फोर्स का कंपोनेंट करना है, तो बेस के अलोंग करिए। बेस के जब अलोंग करेंगे क्या मिलेगा, बेस के अलोंग करेंगे तो मिलेगा आपका 10 cos 30 डिग्री, और बेस के अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे 10 sin 30 डिग्री। ये बात ध्यान रहे, दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देखिए दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर इस फोर्स को एंगल की तरफ तोड़ा, एंगल की तरफ तोड़ा तो cos थीटा, और एंगल के अपोजिट का मतलब एक साइड में एंगल की तरफ हो गया, एक दूसरे साइड में क्या होगा, एंगल का अपोजिट होगा। तो एक साइड में मैंने एंगल की तरफ तोड़ा cos थीटा, एक साइड में एंगल के अपोजिट तोड़ा तो sin थीटा। तो ये 10 sin थीटा बना और ये 10 cos थीटा बना। दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर होना चाहिए, और आपका रियल वेक्टर जिसको आप तोड़ रहे हैं, है ना, इन बिटवीन द टू कंपोनेंट्स होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर, मान लेते हैं कि एक बॉडी है, इसको पुश किया जा रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, पुश किया, खींचा जा रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, और ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इस फोर्स का दो पार्ट हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट हो जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है, तो एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होगा जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं एफ कॉस 60, और इसे मैं लिखता हूं एफ एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। एंगल की तरफ तोड़ा एफ कॉस 60, एंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ साइन 60, एंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ साइन 60, और ये क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो अगर x कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिखना है आपको, तो x कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या लिखेंगे, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू f cos 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, f की वैल्यू 10 न्यूटन थी, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, एंड दिस इज इक्वल टू 5 न्यूटन फोर्स लगा। मतलब हॉरिजॉन्टल में 5 न्यूटन का फोर्स लगा, मतलब इस फोर्स का इफेक्ट हॉरिजॉन्टल में कितना पड़ा, इस फोर्स का इफेक्ट हॉरिजॉन्टल में जो पड़ा वो 5 न्यूटन पड़ा। लेकिन इस फोर्स का एक कंपोनेंट, मतलब एक पार्ट y में भी टूट गया, एक पार्ट y में भी चला गया, तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, f sin 60। तो y कंपोनेंट में क्या लिखूंगा, y कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू f sin 60, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो 10 इंटू √3/2, एंड दिस इज इक्वल टू कितना,
5√3 न्यूटन। दिस इज योर 5√3 न्यूटन। इस तरीके से सवाल सॉल्व किया जाता है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, टेढ़ा प्लेन, जिसका इंक्लिनेशन थीटा दे रखा है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, एम मास का एक ब्लॉक रख दिया गया है। और ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या है, इस ब्लॉक और इस प्लेन के लिए स्मूथ है, चिकना सरफेस है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप देखें, ये स्मूथ सरफेस है, जैसे इस ब्लॉक को रखेंगे वो क्या हो जाएगा, सड़क के नीचे चला आएगा। तो आपने क्या कभी सोचा है कि अगर इस ब्लॉक को इसके ऊपर रखते हैं तो इस पर तो mg वर्ग कर रहा है, क्योंकि धरती माता का प्यार हमेशा रहेगा, है ना, धरती माता का प्यार हमेशा रहेगा। धरती माता का प्यार मतलब धरती माता हर एक बॉडी पर क्या लगाएगा, mg फोर्स लगाएगा। तो mg इस पर फोर्स लगेगा, तो mg तो इसका इस पर जो लगा वो तो वर्टिकली लगा, लेकिन आपको पता है कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन मूव करेगा। अगर ये ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन मूव करता है तो इसका मतलब पक्का है कि इस mg का एक कंपोनेंट है जो इसको मूव करा रहा होगा, और कोई फोर्स है ही नहीं, और कोई फोर्स है ही नहीं। तो इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो mg लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकली आ जाना चाहिए था, लेकिन वर्टिकली तो आ नहीं रहा, ये प्लेन को चिपकते हुए, ये सरकते हुए आएगा इस तरीके से टेढ़ा। और अगर टेढ़ा आएगा इसका मतलब कोई ना कोई तो फोर्स है जो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लग रहा है, हम उस फोर्स की बात कर रहे हैं। वो फोर्स क्या है? तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन मैं बनाता हूं, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक along inclined plane, inclined plane के along। असलियत में यही mg टूटेगा, इसी mg का एक पार्ट along the inclined plane आएगा, उसी की वाली ये पूछ रहा है। ध्यान से देखते हैं अभी कैसे तोड़ते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला ये थीटा है और एक कंपोनेंट, एक लाइन मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना है, ये तो 90 होगा, mg वाला लाइन ऑफ फोर्स जो है ये हमारे ग्राउंड से 90 डिग्री बनाएगा। तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 90 माइनस थीटा। और ये जो प्लेन है ये इससे कितना एंगल बना रही है, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है, ये देखिए पूरा का पूरा 90 डिग्री है। और ये इतना एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज दिस एंगल, कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि 90 में से 90 माइनस थीटा घटाएंगे तो थीटा आ जाएगा। इसका मतलब ये इंक्लिनेशन जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है प्लेन का, वो एंगल थीटा इसके बराबर होता है। mg जो इंक्लाइंड प्लेन से 90 डिग्री बना रहा होगा उसी के बराबर थीटा होगा। तो ये थीटा हो गया। अब ये थीटा कहां से बना रहा है, फ्रॉम द बेस से बना रहा है। और अगर बेस से बना रहा है तो इस थीटा के करस्पॉन्डिंग mg को तोड़ेंगे। ऐसा मत करिएगा कि एक बार इस थीटा के करस्पॉन्डिंग तोड़ दिया फिर दूसरी बार इस थीटा के करस्पॉन्डिंग तोड़ दिया, ऐसा नहीं करते, है ना। जब भी किसी फोर्स को तोड़ते हैं एक ही एंगल के करस्पॉन्डिंग तोड़ते हैं, एक ही एंगल को, दूसरे एंगल को नहीं छूते कि एक बार एक कंपोनेंट मैंने एक एंगल से लिया और दूसरा कंपोनेंट दूसरे एंगल से लिया। हमेशा चूज योर एंगल, उसके बाद तोड़ो। चूज योर एंगल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, उसके बाद तोड़ो। पहले चूज कर लो किस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग हमें तोड़ना है। तो हमने चूज कर लिया थीटा वेक्टर के करस्पॉन्डिंग हमें तोड़ना है। तो हमें ऐसा दिख रहा था कि ये mg हमारा जो है, mg हमारा नीचे इस तरीके से लग रहा है और ये जो 90 डिग्री बना रहा है प्लेन से लाइन, ये थीटा है। तो mg का यहाँ पे दो कंपोनेंट हो जाएगा। एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंगल की तरफ कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसको बोलेंगे mg cos थीटा। मतलब ये वाला पार्ट mg का क्या हो गया, mg cos थीटा। और जब मैंने एंगल की तरफ तोड़ा, बेस की तरफ तोड़ा तो cos जुड़ गया, तो एंगल के अपोजिट तोड़ना पड़ेगा, एक एंगल की तरफ और एक एंगल के अपोजिट।
तो एंगल के अपोजिट तोड़ेंगे और इस तरीके से तोड़ेंगे कि दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री पर रहें, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट mg कॉस थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट बना mg साइन थीटा, मतलब इसी की बात कर रहा हूं। ये वाला कितना है, ये mg साइन थीटा। तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन विच इज mg साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू हम लिख देंगे सीधा सीधा, दिस इज mg साइन थीटा। तो सर mg cos थीटा का क्या हुआ, उसका भी तो कुछ रोल होगा। mg cos थीटा क्या कर रहा होगा, ये वाला जो mg cos थीटा फोर्स है, इस mg का जो एक पार्ट है वो इस इंक्लाइन प्लेन को दबा रहा होगा। क्या इंक्लाइन प्लेन के अंदर घुस जाएगा क्या, तो आंसर है नहीं, इंक्लाइन प्लेन के अंदर तो नहीं घुस रहा है सर, लेकिन घुस जाना चाहिए क्योंकि फोर्स तो है, फोर्स तो है, तब तो घुस जाना चाहिए था, लेकिन नहीं घुसता है। कारण ये जैसे ही दो कॉन्टेक्ट सरफेस आते हैं तो उनके बीच में कॉन्टेक्ट फोर्स लगता है, मतलब जैसे ही mg cos थीटा इस इंक्लाइन प्लेन को दबाने की कोशिश करेगा, एट द सेम टाइम ये हमारा इंक्लाइन प्लेन इस m वाले ब्लॉक को ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स बोल देते हैं। और ये कॉन्टेक्ट फोर्स आपका नॉर्मल n से दिखाया जाता है। इसके बारे में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो महसूस कर ही सकते हैं कि अगर mg cos थीटा है, ये इंक्लाइन प्लेन के अंदर नहीं धंस जा रहा है, तो हो ना हो इंक्लाइन प्लेन इस mg cos थीटा के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा होगा, जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, जो इस फोर्स को क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, mg cos थीटा। तभी तो सिर्फ ये सरकते हुए आ रही है, सिर्फ इसी डायरेक्शन में आ रही है, ना तो अंदर धंस रही है ना तो ऊपर जा रही है। अगर ये उछल जाता तो n ज्यादा होता mg cos थीटा से, अगर ये धंस जाता तो mg cos थीटा से mg cos थीटा ज्यादा होता n से। लेकिन ये ना तो दब रहा है, ना तो धंस रहा है, ना तो उछल रहा है। इसका मतलब हो ना हो ये वाला जो फोर्स है इस वाले फोर्स को बैलेंस्ड कर रहा होगा, इक्वल होगा, और जस्ट अपोजिट में है तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे होंगे। तो सिर्फ mg का कौन सा इफेक्ट हमारा काम आया नीचे लाने में, mg साइन थीटा काम आया, तो mg साइन थीटा इज द आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। चलिए अगले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।